तो आज बीपीएससी 71st को ध्यान में रखते हुए आज हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम आज रिवीजन पर्पस से हम आज वीडियो बनाए हैं, इसमें देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे जो भारत सरकार ने 2024 और 2025 का उन्होंने जारी किए थे। तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या है कि आर्थिक बजट के एक दिन पहले लॉन्च किया जाता है, एक दिन पहले जारी किया जाता है। और आर्थिक सर्वेक्षण और जो बजट था ये साथ ही साथ 1964 तक जारी किए जाते थे। बट 1964 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को में जो बजट आवंटन किया गया है, इसका लेखा जोखा अगले आवंटन के पहले कितना उसमें प्रोग्रेस किया है भारत ने चाहे राज्य सरकार ने, तो उसका लेखा जोखा के लिए एक इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया जाता है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से। ठीक है, तो इसका हम डिस्कस करते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 31 जनवरी को, ये इम्पोर्टेंट है कि कब पेश किया जाता है, तो 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया। सर्वेक्षण को 13 चैप्टर्स में बांटा गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे को कितने चैप्टर में बांटा गया, तो 13 चैप्टर्स में विभाजित किया गया। और वो 13 चैप्टर्स के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। अब जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था की प्रगति, उसके बारे में देखरेख करना है कि जो 2024-25 में क्या हमने कुछ पाया है। तो उसमें देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी जो वृद्धि है 6.4 होने का अनुमान है। ठीक है, तो 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी 6.4 रहने का अनुमान लगाया गया है। उसमें से वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3% बढ़ी, जो अगले 5 वर्ष के लिए IMF के 3.2 पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक है। तो वैश्विक जीडीपी कहेगा कि विश्व लेवल का जो ऑल ओवरऑल जीडीपी है वह 3.3% के रूप में बढ़ी है। बट भारत की जो 2025 की जो जीडीपी है वह 6.4% रहने का अनुमान है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर भारत को वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनना है तो भारत की जीडीपी में 8% की वृद्धि आवश्यक है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार 8% की वृद्धि होने से भारत आर्थिक रूप से अत्यधिक सशक्त हो सकती है। इसलिए नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी वृद्धि दर 6.3 से 6.8 रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 2025 के जो अप्रैल दिसंबर मंथ में उसमें खुदरा मुद्रास्फीति घट करके 4.9% रह गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये मुद्रास्फीति यानी महंगाई यानी इन्फ्लेशन, ये जो है ना 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। 2024 में आम चुनाव जो 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और उसके जो सदन के नेता हैं लोकसभा के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनके चुनाव के बाद पूंजीगत जो व्यय है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको कैपेक्स बोलते हैं, तो कैपेक्स में 8.2% की वृद्धि हुई है। और यह जो पूंजीगत व्यय है यह कहीं ना कहीं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चाहे हो बिजली क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में हो, तो हर एक जो क्षेत्र है उस सब मिला करके जो भी पूंजीगत व्यय हुआ, कैपेक्स हुआ, वो उसमें 8.2% की वृद्धि हुई। यह दिखाता है कि भारत सरकार कितना संवेदनशील है अपने डेवलपमेंट के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैश्विक सेवा में, तो वैश्विक सेवा जो एक्सपोर्ट है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 7वीं सबसे बड़ी है। ओके, अब आते हैं तो ये किसकी देखे हैं, तो आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखा है। क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस किया कि टोटल सर्वेक्षण को 13 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो पहला चैप्टर क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति। दूसरा चैप्टर में जाते हैं तो उसमें है कि मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास। तो उसमें क्या है कि सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, इसको बोला जाता है NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर कोई बैंक आपको लोन देती है और जितना टेन्योर है उस टेन्योर के बाद अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं, जितना
आपको मेंशन किया है कि इतना साल में आपको इतना % की ब्याज लगेगी, और उसके बाद अगर आप ब्याज चुकाना नहीं करते हैं तो उसके 90 दिन के पश्चात वो एसेट्स जो है ना एनपीए घोषित कर दी जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो धीरे धीरे जो बैंक है वो अपने कार्यकुशलता के दृष्टिकोण से 12 साल के सबसे निचले स्तर पर 2.6% पहुंचा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। यह दिखाता है कि जितने भी लोन सैंक्शन किए जा चुके हैं उसमें से मात्र 2.6% ही हैं जो एनपीए घोषित हुए हैं, और धीरे धीरे यह घटते जा रहे हैं, जिससे बैंक को दिवालियापन होने से बचाया जा सकता है। अभी देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, भारत के शेयर बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया, और ये इम्पोर्टेंट डेटा है कि बीमा क्षेत्र में बीमा प्रीमियम में जैसा कि जानते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है एफडीआई है वह 74 से 100% कर दिया गया है, और बीमा प्रीमियम में 7.7% की वृद्धि की गई है, और पेंशन क्षेत्र में 60% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो बीमा प्रीमियम में 7.7 और पेंशन में 100 है, 100 से 16 हो गया, 16 हो गया। इससे कंफ्यूजन के समय ये बचाता है। थर्ड चैप्टर है बाहरी क्षेत्र, यानी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। तो निर्यात में यानी एक्सपोर्ट में कितना है, 6.6% की वृद्धि हुई है, लेकिन जो ऑल ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है चाहे वो गुड्स हो सर्विस हो उसमें 6% की वृद्धि हुई है, लेकिन सर्विस सेक्टर की बात करें तो 11.6% की वृद्धि हुई है। ठीक है, यह दिखाता है कि भारत सरकार का जो सेवा क्षेत्र है न केवल भारत के सीमा के भीतर ही मुहैया कराया जा रहा है, जबकि विश्व लेवल पे सेवा क्षेत्र में वृद्धि देखी जा रही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर और सूचना सेवा के निर्यात में भारत दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो ऑल ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है उसमें 6%, सर्विस सेक्टर्स जो तृतीय क्षेत्र कहलाते हैं उसमें 11.6%, और कंप्यूटर और सूचनाओं के सेवा के निर्यात में भारत जो है सेकंड पोजीशन पे है। अब आते हैं कि फाइनेंशियल 2025 में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रवाह में सालाना आधार 7.9% की वृद्धि हुई है। यानी यह बताता है कि भारत सरकार किस तरह से अपने पॉलिसी को लिबरल किया है, मतलब इको फ्रेंडली किया है। समय के पहले डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिस वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो है वो सालों सालों क्या हो रहे हैं, वृद्धि हो रहे हैं, और भारत के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो कितना वृद्धि हुआ है, तो 17.9%। विदेशी मुद्रा भंडार, देखिए इसको फॉरेक्स बोलते हैं, फॉरेन रिजर्व्स जो होते हैं वह $640.3 बिलियन पहुंच चुका है। ठीक है, एक समय था कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतनी कम थी कि भारत अपने 7 दिन तक भी चलाने के लिए लायक नहीं थे। 1991 के पहले की बात कर रहे हैं, और 1991 में देश के जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके कार्यकुशलता और पीवी नरसिम्हा राव जो उस समय के प्रधानमंत्री थे 1991 से 1996 तक, उनके दीर्घकालीन जो मार्गदर्शन के फलस्वरूप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिन प्रतिदिन बढ़ते अभी 2024 का आंकड़ा बताता है कि $700 बिलियन के करीब पार कर गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं कीमतें, कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन। तो वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में 5.7% तक कम हो गई है। तो यानी विश्व लेवल का अगर हम इन्फ्लेशन यानी महंगाई देखें ऑल ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे तो 5.7% है, जबकि भारत की जो है कितना है 4.9% हो गया है घट के। और अगले 2026 में विश्लेषक बताते हैं कि यह मुद्रास्फीति घटकर 4% हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो 0.8। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे कि भारत का अगर 4.9 है तो विश्व का कितना होगा, 0.8 ज्यादा, यानी 5.7%। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार फाइनेंशियल 2026 में मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको डिस्कस किया था कि इस 2024-25 में मुद्रास्फीति कितना है 4.9%, और आगे जाकर के 26 में 4%। तो यह मुद्रास्फीति बताती है कि आगे जो गुड्स एंड सर्विस का जो वैल्यू है यानी उनकी जो महंगाई का जो रेट है वो धीरे धीरे कमती जाएगी और सामान्य जनमानस के लिए आसान होगा। नेक्स्ट चैप्टर में होता है कि मध्यम अवधि का दृष्टिकोण, यानी भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक, चूंकि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, तो 2047 तक अगर देश अपने 1 शताब्दी
समारोह जब मनाएगी तो भारत का लक्ष्य है कि हम एक विकसित राष्ट्र बने, क्योंकि अभी भारत एक विकासशील यानी डेवलपिंग नेशन के लिस्ट में नॉमिनेटेड है। तो 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए हमें कितना परसेंट का वृद्धि करना पड़ेगा? तो 8% की वृद्धि। और हम अभी कितना कर रहे हैं? तो 7.4%, जबकि अगले साल हम 6.3 से 6.8% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। विकास को सशक्त बनाने और व्यापार करने में आसानी के लिए जो रेगुलेशन पर ध्यान दिया गया है, ठीक है, क्योंकि अगर रेगुलेटरी बॉडी और लिबरल नहीं होगी तो इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे और उससे क्या होगा? विकास रुक जाएगी। इसलिए विनिमय पर ध्यान दिया गया है। चूंकि अभी देखे थे कि यहाँ पे FDI का जो प्रवाह है 17.9% की वृद्धि हुई है। अगर हम और भी ज़्यादा लिबरल होंगे और भी ज़्यादा उसको सपोर्ट करेंगे इन्वेस्टर्स को, तो ये वृद्धि और बढ़ने की उम्मीद जताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निवेश यानी इन्वेस्टमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं कि जो 2025 का जो वार्षिक वर्ष था उसमें 5853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया, नेशनल हाईवे का निर्माण किया गया। यह बताता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सुदृढ़ होगी तो आवागमन की सुविधा हो, चाहे लॉजिस्टिक सप्लाई की सुविधा हो, और लॉजिस्टिक सप्लाई की जो लागत में कमी हो उसको हम कैसे मतलब बढ़ा सकते हैं। तो यह डेटा इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल 2025 में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कितना हुआ? तो 5853 किलोमीटर। दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार 15.8% की वृद्धि हुई है, जबकि 17.9% FDI प्रवाह हुआ है और 15.8% अक्षय ऊर्जा में विस्तार हुआ है। और भारत का जो लक्ष्य था कि अक्षय ऊर्जा में 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का जो रेशियो होना चाहिए 50% होना चाहिए, जो कि 5 साल पहले यानी 2025 के ही सेकेंड क्वार्टर में हमने 50.3% रिन्यूएबल एनर्जी पार कर गया है, जो बताता है कि क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो भारत ने UN समझौता यानी पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो गोल डिसाइड किया गया था कि 2015 से 2030 तक 17 गोल जो डिसाइड किए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 7 ये बताता है कि क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी जो जलवायु परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो रहे हैं। तो अक्षय ऊर्जा में हम सालाना कितना वृद्धि कर रहे हैं? 50.8%। अब देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर है उद्योग। तो उद्योग में क्या है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेट है 6.2% है, ठीक है। ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5%। वैश्विक जो पेटेंट है, चूंकि पेटेंट वो होता है जैसे भारत सरकार ने पेटेंट अधिनियम 1970 लाया था, तो आपका जो भी ज्ञान है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आपका जो शोध है उसको आरक्षित किया जा सके, कोई कॉपी पेस्ट ना करे, इसलिए पेटेंट अधिनियम लाया गया था 1970 में। तो पेटेंट कराने के मामले में भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 6.2%, ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5% और पेटेंट में 6ठे स्थान पे भारत का स्थान है। आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहलों के साथ MSME क्षेत्र बढ़ रहा है। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, और MSME क्षेत्र में नया डिफिनेशन के अनुसार क्या कहा गया कि जो निवेश है उसमें 2.5 गुना की वृद्धि और टर्नओवर में 2 टाइम्स यानी दुगुना वृद्धि उसका डेफिनेशन में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं सेवाएं। अब देखते हैं सर्विस सेक्टर्स की बात करते हैं। तो ग्रोस वैल्यू एडेड जो होते हैं वित्त वर्ष 2025 में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.3% है, जो बताता है कि सेवा क्षेत्र कितना लगातार बढ़ रहा है, जिससे वैश्विक लेवल पे अगर अभी हम देखे थे कि सेवा क्षेत्र में खास करके 11.6% का योगदान है, जबकि ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है वो 6% है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 55.3% भारत में। और वित्त वर्ष 2025 में सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि और खाद्य प्रबंधन। तो वित्त वर्ष 2024 में कृषि सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में 16% का योगदान रखती है। तो अभी देखिए कि जो प्राइमरी सेक्टर कृषि है वह 16% का योगदान रखती है लगभग, जबकि सर्विस सेक्टर टर्सरी जो 55.3% का योगदान रखती है, ठीक है। उसके बाद है कि मत्स्य पालन और पशुधन में वृद्धि देखी गई है। अरहर और बाजरा के लिए जो मिलेट्स ईयर घोषित किया गया था पिछले साल,
ठीक है। तो अरहर और बाजरा के लिए एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें 59 और 77% की वृद्धि की गई है, जिसको श्री अन्न ने भारत सरकार ने नाम दिया है। ठीक है, मोटे अनाजों का वर्ष। तो अरहर में 59 है और बाजरा में कितना है, 77% है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन, जैसा कि आपको बताया कि जो 2015 में से 2017 तक जो संयुक्त राष्ट्र ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 डिसाइड किए, उसमें कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तन है उस पर भी ध्यान आकर्षण करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 ये बताता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए सारे देश को आगे आना होगा। तो भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता का कुल का 46.8% है। यह 2024-25 के सर्वेक्षण में बताया गया है, लेकिन अभी 2025 के जो सेकेंड क्वार्टर हैं उसमें 55.3% सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज है। तो 2030 तक $440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बचत के साथ अस्थायी जीवन के लिए लाइफ पहल लाया गया है। ठीक है, लाइफ पहल वो बताता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमें कोई भी डेवलपमेंट करना है। ठीक है, भारत का कार्बन सिंक 2.29 बिलियन टन के समतुल्य है, यानी जो भारत सरकार ने 2070 तक नेट जीरो इमिशन के रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कार्बन उत्सर्जन ही होना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना कार्बन उत्सर्जन होगा, अगर उतना कार्बन को हम सिंक या उसके न्यूट्रलाइज के लिए उतना पेड़ पौधे लगाएं या कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ा दें, तो दोनों क्या है ना, कार्बन का प्रोडक्शन जितना हो रहा है चिमनी से, जो भी कल कारखाने से, उतना कार्बन का अगर सिंक हो जाए तो टोटल क्या होगा, नलिफाई यानी नेट जीरो हो जाएंगे। इसलिए अभी भारत का जो कार्बन सिंक है 2.29 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। कितना है, 2.29 बिलियन टन। अब देखिए, भारत सरकार चूंकि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी है वो क्या है, मिश्रित इकोनॉमी है। मिश्रित मतलब मिक्स्ड, यानी इसमें सामाजिक अर्थव्यवस्था भी है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी देखने को मिलता है। तो इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था चूंकि इसमें मतलब मिश्रित में है, इस वजह से समाज के क्षेत्र में भी ध्यान दिया जाता है। तो सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 तक 15% कंपाउंड एक्युमुलेटिव ग्रोथ रेशियो की दर से बढ़ा है। तो सोशल जो सर्विस है उस पर कितना खर्च किया जा रहा है, तो 2021 से 2025 तक 15% की दर से CAGR बढ़ा है। सरकारी स्वास्थ्य में देखिए, स्वास्थ्य में कितना संवेदनशील है भारत सरकार की, 29 से 48% की बढ़ोतरी हुई है। और आयुष्मान कार्ड, जिसमें कि 5 लाख तक रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा की बात की जाती है, उसमें भारत ने 1.25 लाख करोड़ से अधिक की बचत की है। ठीक है, तो सामाजिक क्षेत्र में कितना है, 15% की दर से खर्च किए। सरकारी स्वास्थ्य में ये इंपॉर्टेंट है कि 29 से 48% बढ़ोतरी की गई है। अब देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट और जो उनका जो कौशल विकास है, तो वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर 3.2% रह गई है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि यह डेटा पहले NSSO जारी करती थी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जब NSSO और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन दोनों मर्ज हुआ 2019 में, तब से NSO जारी करती है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो और उसमें कुछ नीति आयोग भी जारी करती है। तो वित्त वर्ष 2024 में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वो कितना है, 3.2%। डिजिटल अर्थव्यवस्था और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 6 वर्षों में EPFO एम्प्लॉयमेंट पब्लिक फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पैरोल में दुगनी वृद्धि हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग में श्रम, देखिए भारत की युवा तकनीकी प्रेमी आबादी उत्पादकता बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाने को तैयार है। तो AI के क्षेत्र में भारत भी आगे बढ़ रही है। ठीक है, ये हो गया पूरा आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, भारत सरकार का। अब आते हैं कि जो इस बार 2025 का जो बजट पेश हुआ, ठीक है, तो इस बजट पेश होने में कितने पैसे का बजट प्राप्ति हुआ, कितना खर्च करना है, किस सेक्टर्स में कितना खर्च करना है, तो उसका लेखा जोखा के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 जो है देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार 1 फरवरी 2025 को लॉन्च पेश किए। तो इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उसने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। ठीक है, यह आगामी वर्ष का जो केंद्रीय बजट होते हैं वह आगामी वर्ष का जो बजट की अमाउंट है उसको अलॉट किया जाता है कि हम इस क्षेत्र में इतना खर्च करेंगे। जबकि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है कि जो पिछले साल जो बजट अलॉट किया गया था उसमें कितना हमने वृद्धि किया, किस सेक्टर में ग्रोथ किया, वो दिखाया जाता है। ठीक है, तो केंद्रीय बजट क्या है, यह अमाउंट का अलॉटमेंट कराया जाएगा और किस सेक्टर में कितना ध्यान दिया जाना चाहिए उसमें इसमें बात की जाती है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया और इसके विकास के 4 इंजन को रेखांकित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना इंजन को, तो 4 इंजन को, जिसमें पहला इंजन का नाम कृषि है, दूसरा इंजन क्या है, दूसरा इंजन का नाम है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ठीक है, और तीसरा इंजन का नाम क्या है, निवेश है, और चौथा निर्यात है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है, तो सबका विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीम क्या है, सबका विकास। बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है। ठीक है, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक इकोनॉमिस्ट की भूमिका निभा रही है। ठीक है, और जेएनयू का यह छात्र भी रह चुकी है। तो इस बजट को पेश करने में एक महान तेलुगु कवि का भी जिक्र किया गया है जिसका नाम गुरजदा अप्पा राव था। उनका कथन था कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि देश उसके लोगों से है। ठीक है, इसको कोट करते हुए निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश किए थे। तो विकसित भारत के जो 6 व्यापक सिद्धांत है उसमें से क्या क्या है 6 सिद्धांत। तो पहला है गरीबी से मुक्ति, 100% स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं, 100% कुशल कामगार के सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाएं। ठीक है, और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का किसान। तो ये जो 6 है ना, देखिए, जिसमें कि 0 पॉवर्टी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की भी बात करती है वो, तो गरीबी से मुक्ति, दूसरा है क्वालिटी एजुकेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 है। ठीक है, सच्ची स्वास्थ्य वेल बीइंगनेस यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 3rd है। 100% में कुशल कामगार के सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाएं ताकि आर्थिक सशक्त हो सकें, और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। तो ये जो 6 सिद्धांत है ना, यह विकसित भारत के टोटल 6 सिद्धांत हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहेगा कि इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है, तो जिसमें एक कराधान है, विद्युत क्षेत्र है, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार। तो टोटल जो 6 क्षेत्र में हम सुधार करने की बात करेंगे, जिसमें ब से विद्युत क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, विनियामक क्षेत्र 3 हो गया, और चौथा है कराधान, खनन और शहरी विकास। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि जो बजट था, इस बजट की बात करते हैं कि बजट में टोटल कितना अमाउंट का आया है। तो इस बजट में टोटल 50,62,345 करोड़ रुपए बजट आवंटित किए गए और खर्च भी उतना ही करने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि पहले जो बजट है उसमें पहला इंजन, जो 4 इंजन की बात किए थे यहाँ पे कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। तो पहला इंजन की बात करते हैं, तो पहला इंजन क्या है, कृषि है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री पहला इंजन कृषि में देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में क्या निर्मला सीतारमण ने बात किए हैं। तो पहला है कि प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना। तो प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना क्या है कि इसके अंतर्गत कम जो कृषि उत्पादकता यानी जो लो प्रोडक्टिविटी वाला जो 100 जिला है उसको शामिल किया गया है। तो लो प्रोडक्टिविटी मतलब वो किसान जो है ना, फसलों की बुआई, मतलब वो किसान को जैसे कि कम उत्पादकता हो रहा है, कम फसलों की बुआई हो रही है, औसत से कम ऋण मानदंड है, उस सभी जिले को 100 जिला को शामिल किया है, जिससे कि 1.7 करोड़ किसान को लाभान्वित होगा। उसमें उसको उद्देश्य क्या किया गया है कि उसकी उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर कृषि क्षेत्र का भी जीडीपी में परसेंटेज बढ़ेगी तो कहीं न कहीं हम खाद्य सुरक्षा के रिस्पेक्ट में इंश्योर हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो पिछड़े हुए 100 जिले हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी लो हो रही है और वो सिर्फ आदिम निर्वाह कृषि ही कर रहे हैं, मतलब निर्वाह कृषि, जबकि उसे कमर्शियल कृषि करने को प्रेरित किया जा रहा है।
ताकि उनका प्रॉफिट बढ़े, लागत कम हो। तो उसमें प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना में 100 जिला को शामिल किया गया है, जिसमें कि इसका उद्देश्य यह है कि उसके उत्पादन में वृद्धि किया जाए, फसल विविधता को अपनाया जाए, फसल काटने के बाद भंडारण बढ़ाना, सिंचाई की सुविधा में सुधार करना, दीर्घ अवधि और लघु अवधि के ऋण को उपलब्धता कराना, जिससे किसान की आय में वृद्धि हो और हमारा खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। नेक्स्ट है दलहनों में आत्मनिर्भरता। तो सरकार क्या कर रही है, जो तूर है, उड़द है, मसूर है, विशेष रूप से दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय ये अभियान, ये इम्पोर्टेंट है कि जो दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए कितने वर्षीय का योगदान है, तो 6 वर्षीय ये अभियान चला जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी सीमा। तो किसान क्रेडिट कार्ड में ये इंपॉर्टेंट है कि अब 3 लाख से कितना कर दिया गया है, तो 5 लाख रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि उच्च उपज देने वाली बीजों में राष्ट्रीय मिशन। तो अगर हम बीज को ही हाइब्रिड बीज तैयार करें, कीट प्रतिरोधी बीज तैयार करें, ठीक है, तो उससे क्या होगी, और जलवायु अनुकूलित बीज तैयार करें, तो जिससे क्या होगा कि खाद्य सुरक्षा तो सुनिश्चित होगा ही, साथ ही साथ उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन, अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उपज देने वाली कीट प्रतिरोधी बीज को तैयार करना, जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ये जो पहला इंजन था कि प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना में 100 जिला को शामिल किया गया, दलहन में 6 वर्ष और तूर उड़द मसूर पर विशेष ध्यान, ये याद रखने का चीज है। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड में बढ़ी सीमा, जो 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। उच्च उपज वाली बीजों का राष्ट्रीय मिशन जो है 100 से अधिक उपज देने वाली बीज को सुनिश्चित कराना। ठीक है। इसके लिए क्या है कि अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी, जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार किया जाएगा। ठीक है। और उसमें जुलाई 2024 से जारी किए गए जो बीजों की 100 से अधिक किस्में हैं उसको कमर्शियल लेवल पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये हुआ पहला विकास का पहला इंजन। ठीक है। नेक्स्ट से हम एमएसएमई में, तो एमएसएमई सेक्टर्स में क्या है कि इसके जो पहले था कि सूक्ष्म उद्योग जो है वह पहले क्या है कि निवेश में 1 करोड़ था सूक्ष्म में, उसके बाद लघु में 10 करोड़ और मध्यम में 50 करोड़, तो इसको 2.5 गुना कर दिया गया है। यानी सूक्ष्म लघु उद्योग 1 से अब यानी 2.5 करोड़ का जो निवेश करेगा वो सूक्ष्म उद्योग कहलाएगा। पहले था 10 से 2.5 गुना यानी 25 करोड़ का जो निवेश करेगा वह लघु उद्योग में आएगा। और पहले था 50, अब हो गया 2.5 गुना यानी 125, यानी 125 करोड़ का जो निवेश करेगा वह मध्यम उद्योग में आएगा। सेम टाइम टर्नओवर में दुगना कर दिया गया है। तो पहले था 5, 50, 250 सूक्ष्म लघु और मध्यम का, 5, 50, 250। अब सूक्ष्म का क्या कर दिया, दुगना कर दिया, तो 5 से कितना हो गया 10, यानी 10 करोड़ जिसका टर्नओवर है वह सूक्ष्म उद्योग। 50 से जो 100 हो गया दुगना, तो 100 करोड़ का जो टर्नओवर है वह लघु उद्योग। और 250 पहले था टर्नओवर, अब कर दिया दुगना यानी 500, यानी 500 करोड़ का जो टर्नओवर होगा वह मध्यम उद्योग की श्रेणी में आएंगे। और सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो क्रेडिट कार्ड है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए कर दिया गया है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ के अंशदान के साथ निधि कोष की स्थापना किया गया है। ठीक है। और इसी के तहत जो है बिहार में देखते हैं कि जो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता का जो खोला जाएगा। ओके, इस तरह से दूसरा इंजन हो गया। तो तीसरा और चौथा क्या है, तीसरा चौथा है कि निवेश और निर्यात, इसकी भी बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो बजट का अनुमान है, तो देखते हैं कि इसमें जो टोटल है, डेटा इंपॉर्टेंट है बट इसमें इतना तो याद रखना मुश्किल है। जब हम ये देख सकते हैं कि जो कुल प्राप्ति हुई है वह वर्ष 2025-26 में कितना हुई है, 50,65,345, यानी 50,65,345 करोड़ का कुल प्राप्ति किए हैं। और कुल व्यय कितना करना है, 50,65,345। ये इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है। जबकि हमें हमारा जो 3 फैक्टर हैं, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और राजस्व घाटा, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, जीएसडीपी का देख लेंगे कि जो राजकोषीय घाटा है यह जीडीपी का 4.4%, जबकि राजस्व घाटा कितना है 1.5%, प्रभावी राजस्व घाटा
3% और प्राथमिक घाटा 0.8%। तो उस जीएसडीपी को अगर बता देंगे तो उसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं ये। ठीक है, अभी देखते हैं कि यह इम्पोर्टेंट है कि जो भारत सरकार का जो 50,65,345 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति आए हैं, तो उस राजस्व प्राप्ति में, ठीक है, केंद्रीय राजस्व जो व्यय होगा, कितना प्राप्ति जो हुआ है वह कहाँ से आया है और कहाँ कहाँ खर्च करना है। तो देखिए ये जो पैसा है ना वो परसेंटेज समझिए। तो जो टोटल 50,65,345 करोड़ है उसका 24% जो है ना उधार और अन्य देयताओं पे खर्च होंगे। तो टॉप 3 लेवल तक याद रखिए कि सबसे ज़्यादा पैसा किस में खर्च होता है, तो उधार और अन्य देयताओं में। जैसा कि उधार हम वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स से जो हम अमाउंट लेते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए तो उसका भी तो चुकाना होता है ना। तो उधार और अन्य देयताओं में टोटल बजट का 24% खर्च होता है। कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, तो 17%, और इनकम टैक्स से 22% है। तो पहला देखिए सबसे ज़्यादा किस पे है, उधार और अन्य देयताओं से, दूसरा है इनकम टैक्स से। तो उधार देने के बाद हमारा जो इनकम है, मतलब भारत सरकार का जो इनकम टैक्स है वह 22%। तो पहले उधार, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद जीएसटी जो रिफॉर्म्स हुआ उसमें 18% का योगदान है, उसके बाद है निगम। ठीक है, तो इसको कैसे अगर सजाने को भी आता है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कि राजस्व की प्राप्ति कहाँ कहाँ से हो रही है, टोटल रेवेन्यू की प्राप्ति। तो उसमें देखते हैं कि पहला उधार, उधार के बाद क्या है, इनकम। ठीक है, तो इनकम टैक्स से 22%, उसके बाद जीएसटी से 18%, कॉर्पोरेट से 17% है। उसके बाद देखते हैं कि जो केंद्रीय जाता कहाँ है, ये रुपया खर्च होना है। 50,65,345 करोड़ रुपए का जो बजट प्राप्ति हुआ है उसको खर्च हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो टॉप 4 को देखते हैं कि ब्याज जो अदायगी है, जो हम ब्याज देंगे उसमें 20% का खर्च करेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर में है कि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16%, 16%, और करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है, जीएसटी का जो संग्रह होता है, तो राज्य को पुनर्वितरण किया जाता है ना। तो पहला क्या है, ब्याज अदायगी, दूसरा है करों का हिस्सा, और तीसरा लेवल पे क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। जैसा कि जानते हैं कि इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो इसलिए उसको और सुदृढ़ करने के लिए रक्षा क्षेत्र में 8% का खर्च करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। पेंशन में 4%। अभी देखिए कि जो कैसे खर्च होता है केंद्र सरकार का पैसा। तो जो 50,65,345 जैसा कि बताए हैं, इसमें भी बताए थे ना कि रुपया जो कहाँ से आता है, तो पहला आता है उधार अन्य देयताओं से, उसके बाद है ना इनकम टैक्स से, फिर जीएसटी से, फिर कॉर्पोरेट से। और जाएगा कहाँ, तो ब्याज में ज़्यादा पैसा जाता है। उसके बाद राज्यों को जो परसेंटेज मिलना होता है उसमें जाता है, और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में जाता है 16%। तो ये जो केंद्रीय कैसे खर्च होता है इसके पैसे, तो देखिए इसमें जो इसको इस अमाउंट को खर्च करना है 2025-26 के बजट में। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट है। तो पहला देख लेते हैं कि डिफेंस सेक्टर में 4,91,000 खर्च करने की बात की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिफेंस अभी वेल नोन है। तो रक्षा में 4,91,000 खर्च करेंगे। ठीक है, पेंशन में कितना है, पेंशन में 2,76,000 खर्च करेंगे। ठीक है, ग्रामीण विकास में 2,66,000, उसके बाद शिक्षा में 1,28,000। तो ये सब जो डेटा है ना, इसको कैसे याद रखना है मैं बताता हूँ। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो समझ में आ गया कि रक्षा में कितना है, 4,91,000। अब देखिए पेंशन और ग्रामीण विकास एक साथ याद रखिए। यानी पेंशन क्या है कि पेंशन मिलेंगे तभी, मतलब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि ग्रामीण के विकास होंगे। तो पेंशन का जैसे 2.76 है तो उससे 10 कम, यानी 2.66 हो गया। ठीक है ना। तो पेंशन और ग्रामीण विकास में कितना का अंतर है, तो ये जो 10,000 का अंतर है। ठीक है, तो 2,76,000 है, ये 2,66,000 है। अभी देखिए कि जो शिक्षा है ना, शिक्षा से दुगना ग्रामीण विकास पे लगभग खर्च किया गया। देखिए 1,28,000 है। तो अभी याद हो गया होगा कि रक्षा में 4,91,000 लगभग, ग्रामीण पेंशन होगा तभी ग्रामीण विकास होगा तो 2,77,000, और इसका है 2,66,000। और ग्रामीण विकास शिक्षा का दुगना है, यानी 1,28,000 का दुगना है यह, तो ग्रामीण विकास। ठीक है,
अब शिक्षा है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभी जैसे देखें कि 29% से 48% की बढ़ोतरी की बात की गई थी पिछले आर्थिक सर्वेक्षण में। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बजट में आवंटन किया है कि 98,311 रुपये खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये सब डेटा जो इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ। एनर्जी सेक्टर में 81,000 खर्च करेंगे। और उसके बाद देखो पूर्वोत्तर का जो विकास है, नॉर्थ ईस्ट का विकास, वो 5,915 रुपये के खर्च की बात की गई है। ठीक है, अभी देखिए कि जो नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स की जो संरचना है, तो उसमें क्या है, 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से ऊपर। तो यहाँ पे पहले 4 का एक तरह से क्या है, एक मतलब कि काउंटिंग है। तो 0 से 4 में 0% का टैक्स, फिर 4 से 8 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है ना। अभी देखते हैं कि बजट में जो अभी बताए थे कि राजकोष के घाटा जो 2025-26 में जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। तो पूरा जीएसडीपी को निकालेंगे ना तो 15.16 लाख करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो राजस्व घाटा का 4.4%, उसके बाद राजस्व जो घाटा है 1.5%, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3%। ये देखिए, याद करने का तरीका क्या है कि प्रभावी राजस्व घाटा का 5 गुना है राजस्व घाटा, तो 0.3 का 5 गुना क्या होगा, 1.5%। तो राजकोष के घाटा 4.4%, राजस्व से 1.5 और उससे 5 गुना कम कौन है, 0.3% प्रभावी राजस्व घाटा। ठीक है, अगर प्राइमरी घाटा की बात करते हैं तो जीडीपी का 0.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अब आते हैं कि किस किस सेक्टर्स में ध्यान देने की बात की गई है। तो कपास जैसा कि अभी हम देखे थे कि दालों के लिए 6 वर्षीय योजना चलाई गई थी। ठीक है, जो मसूर, तूर, उड़द ये सब था। अभी कपास उत्पादकता मिशन में सतत कृषि को बढ़ावा देने यानी सस्टेनेबल और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त लंबे रेशम वाले कपास का उत्पादन लगभग 33 मिलीमीटर से ज़्यादा का कपास का उत्पादन बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष की पहल है। तो दलहन का 6 वर्ष की पहल था, जबकि कपास का 5 वर्ष की पहल है। बिहार में चूंकि देश का 85 से 90% मखाना का प्रोडक्शन मधुबनी, दरभंगा क्षेत्र में होते हैं, मिथिला क्षेत्र में। तो उसके लिए बिहार में मखाना बोर्ड की गठन की बात की गई है। और चूंकि हल्दी का उत्पादन तेलंगाना में सबसे ज़्यादा होता है, तो तेलंगाना के निजामाबाद में हल्दी बोर्ड की गठन की बात की गई है। ठीक है, तो बिहार में मखाना बोर्ड के लिए मखाना के जो इसको सुपर फूड भी कहते हैं, तो इसके प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है उसको बढ़ाने की स्थापना की जाएगी। अब देखिए मत्स्य क्षेत्र में, जैसे कि जानते हैं कि मत्स्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, तो मत्स्य सेक्टर्स में अंडमान निकोबार जो हमारे कोस्टल एरिया है ना, उसमें उसको ध्यान देने की बात की गई है, जिससे हमारा मछली प्रोडक्शन बढ़े। असम में यूरिया संयंत्र खोलने की बात की गई है, ताकि यूरिया जो है कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगी। और इसके लिए ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के परिसर में 12.7 लाख मेट्रिक टन क्षमता का एक यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम पहला इंजन की बात किए हैं उसकी बात की जा रही है। सेकंड इंजन जो हम देखे थे कि एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, उसमें अभी जैसा कि बताए थे कि निवेश में 2.5 गुना और जो टर्नओवर है, कुल कारोबार है, उसमें 2 गुना की बात की गई है, जिससे सूक्ष्म लघु और उद्यम के अवसर बढ़ेंगे। सूक्ष्म क्रेडिट कार्ड में 10 लाख सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा को बढ़ाया जाएगा। एमएसएमई के लिए ऋण कवर 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया है। चमड़ा फुटवेयर के लिए जो फोकस प्रोडक्ट स्कीम है, ठीक है, जो खिलौना क्षेत्र है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो बिहार में खुले जाएंगे, ठीक है, उसके प्रसंस्करण, कौशल, उद्यमिता को बढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ खोला जा रहा है, तो बिहार में। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का एक फंड स्थापित किया जा रहा है। और भारत जो है पूरी दुनिया में स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरा स्थान रखता है। अभी देखिए जो तीसरा इंजन जो निवेश की बात किए थे, तो निवेश में शहरी चुनौती निधि के लिए, ठीक है, शहरी चुनौती निधि शहरों को विकसित केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने जब टेस्ट लिया था तो ये आया था टेस्ट में।
कि शहरी चुनौती निधि में 1 लाख करोड़ रुपए के आवंटन की बात किया गया है, ताकि शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास, जल एवं स्वच्छता को समर्थन दिया जा सके। और इसके लिए 2025-26 में 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो शहरी चुनौती निधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन करने की बात की गई है। नेक्स्ट आते हैं कि जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन में इसका 67,000 करोड़ की बात की गई है और इस मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो शहरी चुनौती निधि में 1 लाख करोड़, जल जीवन मिशन में 67,000 करोड़। ठीक है, और यह 2028 तक बढ़ा दिया गया है। समुद्री विकास निधि में 25,000 करोड़ की कोष की बात की गई है, जिसमें सरकार 49%, बाकी जो 51% है वह जो जहाज निर्माण, बंदरगाह, रसद, बुनियादी ढांचों के लिए जो उनके एसोसिएटेड जो मेंबर्स हैं वो खर्च करेंगे। तो शहरी चुनौती निधि के लिए 1 लाख करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ और समुद्री विकास निधि के लिए 25,000 करोड़। ठीक है, आईटी का विस्तार किया जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, ताकि तकनीकी शिक्षा में बढ़ावा दे सके। पीएम रिसर्च फेलोशिप में 10,000 फेलोशिप के लिए एक IIT में उन्नत अनुसंधान के लिए फेलोशिप दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि कैंसर सेंटर जो है ना, अगले 3 वर्षों में कितना बनाया जाएगा, तो 200 सेंटर बनाया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में किफायती मतलब इलाज हो सके। ठीक है, भारत पुस्तक मेला भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत स्कूल उच्च शिक्षा पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय भाषा डिजिटल पुस्तक उपलब्ध कराई जाएगी। विकसित भारत के लिए देखिए, जैसा कि भारत 2047 तक विकसित होने की राह पे है, तो स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर में 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्थापना किया गया है और इसको 2033 तक स्वदेशी रूप से 5 स्मॉलर मॉड्यूलेटर रिएक्टर संचालन किया जाना प्रस्तावित है। तो अभी देखें कि समुद्री विकास निधि में शहरी विकास निधि में 1 लाख करोड़, उसके बाद देखिए जल जीवन मिशन में 67,000 करोड़, समुद्री विकास निधि में 25,000 करोड़, उसके बाद कैंसर सेंटर 200 अगले 3 वर्षों में, उसके बाद विकसित भारत परमाणु मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए के व्यय की बात की गई है। और इस 5 स्मॉलर मॉड्यूलेटर रिएक्टर में एक बिहार को भी मिला है, जो कि बांका जिला में बनना प्रस्तावित हो गया है। पहले नवादा जिला के रजौली में बनाना था, परंतु वहां पे पानी की स्कार्सिटी की वजह से उसको शिफ्ट करके बांका डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर किया गया है। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना के एयरपोर्ट जो हैं उसका विस्तार किया जाना होगा और बिहटा जो पटना में है उसका उस ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो देखिए, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट उसको बोलते हैं कि जो स्टार्टिंग से पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अंत तक उसको बनाना होता है प्रोजेक्ट को। लेकिन जो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट वो होते हैं कि जो अभी बने एयरपोर्ट है ना, उसको मॉडिफाई करना, उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको फिर से रिनोवेशन करना। पश्चिमी कोसी नहर जो ERM परियोजना है उसमें मिथिलांचल बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक है, और रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन देश भर के 50 प्रमुख पर्यटन स्थल के राज्य के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि चौथा है और लास्ट जो इंजन है निर्यात है। तो जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करेंगे और कम से कम आयात करेंगे, उतना हमारा देश के लिए अत्यधिक हो, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार क्या है बढ़ेगी और भुगतान संतुलन हमारे राष्ट्र के फेवर में रहेगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में अभी क्या है कि जो 25वीं जो एशियो शिखर सम्मेलन हुआ था तियानजिन चाइना में, तो कैसे भारत सरकार ने अपने पिछले मनमुटाव को भूल करके चाइना के साथ रक्षा हो, सीमा सुरक्षा हो, उसके बाद अंतरदेशीय व्यापार हो, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हो, तो साथ ही साथ रूस के साथ व्यापार उद्योग समझौते के तहत बहुत सारे MOU साइन किए हैं। तो अगर जितना निर्यात बढ़ेंगे उतना भारत के हित में मतलब कि अमाउंट आएंगे। तो निर्यात संवर्धन क्या है, तो एक्सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने के लिए 3 मिनिस्ट्री, पहला है वाणिज्य मंत्रालय जो पीयूष गोयल का है, उसके बाद MSME मंत्रालय और एक वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण द्वारा, तो तीनों द्वारा संयुक्त रूप से निर्यात संवर्धन मिशन को चलाया गया है।
एक है BTN यानी भारत ट्रेड नेट, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो डॉक्यूमेंटेशन है और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। तो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के लिए वो सेंटर्स होते हैं जिसमें शहरों में आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके। एयर कार्गो के लिए भंडारण की सुविधा है। ये सब चौथे जो अपना निवेश सेक्टर, निर्यात सेक्टर है, उसमें बात की गई है। ठीक है, तो इसको यहीं तक हम खत्म करते हैं। अब आते हैं कि जो बिहार है, बिहार के रेस्पेक्ट में अब देखते हैं कि अभी हमने डिस्कस किया कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण और भारत का आर्थिक बजट। अब हम डिस्कस करते हैं कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, तो यह 71वीं BPSC के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होगा डेटा। ठीक है, तो बिहार सरकार ने वर्ष 2006-07 से आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना शुरू किए हैं, तो जिसमें कि उस समय के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा 2006-07 से आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाना शुरू किया गया और 2006-07 में शुरू किया गया, तो 2025 में 19वीं आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि 19वीं आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्री, बिहार के जो वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी द्वारा, ठीक है, वह 28 फरवरी को पेश किया गया था। ठीक है, तो बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे, 19वीं सम्राट चौधरी और 28 फरवरी को पेश किया गया, जिसमें टोटल 14 अध्याय है। ये देखिए इंपॉर्टेंट डेटा है, जबकि भारत सरकार का कितने चैप्टर में बांटा गया है, तो 13 चैप्टर में, जबकि बिहार का 14 चैप्टर में बांटा गया है, जिसमें कि मुख्य फोकस क्षेत्र है आर्थिक स्थिति, डेवलपमेंट रेट, राजस्व और व्यय में का प्रबंधन। ठीक है, अब देखते हैं कि जो आर्थिक समृद्धि विकास दर है, तो आर्थिक समृद्धि विकास दर जो देखते हैं कि जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, उसमें 2023-24 में जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें 9.2% तेलंगाना के बाद देश में सर्वाधिक था। ठीक है, 9.2% 2023-24 के अनुसार। ओके, अभी देखते हैं कि जो सकल घरेलू उत्पाद है, जिस GDP है, तो GDP पे क्या है कि इसमें 2024-25 का है, तो GDP में 2023-24 में जो वर्तमान मूल्य में है 14.5% की वृद्धि किया है, जबकि जो स्थिर मूल्य है उसमें 9.2%। यह डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि GDP में जो वृद्धि हुआ है, वर्तमान मूल्य मतलब पिछले साल के रेस्पेक्ट में, और स्थिर मूल्य मतलब जिस वर्ष अगर कोई प्राकृतिक आपदा ना हो, ना कोई देश पर युद्ध का कोई खतरा हो, यानी नॉर्मल रूप से अगर राष्ट्र चल रहा हो, विकास के पथ पे चल रहा हो, तो उस वर्ष को आधार वर्ष कहते हैं। और अभी आधार वर्ष को चेंज करने की बात की गई है 2022-23, परंतु 2011 वर्ष जो आधार वर्ष है उसके रेस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो जो बिहार का जो ग्रोथ है वह 9.2% के साथ ग्रोथ किया है। तो ये डेटा इंपोर्टेंट है कि बिहार जो है आधार वर्ष के रेस्पेक्ट में 9.2%, जबकि पिछले साल के रेस्पेक्ट में 14.5% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, ये सब डेटा है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना इस डेटा को। ओके, अभी ये इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर उसका इनकम कितना है, तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 66,000 है लगभग, ये डेटा आने की संभावना है, जबकि स्थिर मूल्य पर जो है ना 36,000 है। ठीक है, तो स्थिर मूल्य पर उसका जो घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति जो सकल उत्पाद है वह 7.76% की वृद्धि हुई है, जबकि इसमें 12.8% की, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि दर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर 66,000 और स्थिर मूल्य पर 36,000 है लगभग। ओके, नेक्स्ट है, ये डाटा इंपोर्टेंट है। देखिए कि जैसा कि अब हम देखें कि सकल राजकोष के घाटा जो है ना, ये इकोनॉमिक सर्वे में देखा गया कि 4.2% है पूरा GDP का 2023-24 में, लेकिन हमें याद ये नहीं रखना है, हमें रखना है 2024-25 का डेटा। ठीक है, क्योंकि वो पुराना हो चुका है, 2024-25 का डेटा हम याद रखेंगे। तो 2024-25 में सकल राजकोष के जो घाटा है वह 3% है।
जिसमें कि देखते हैं कि एक फिजिकल जो बजट मैनेजमेंट है ना, FRBM पॉलिसी 2003 का, वो ये कहता है कि अगर कोई राज्य या राष्ट्र अपने जो GDP का अगर 3% से कम राजकोष के घाटा रखता है तो वह उसका अर्थव्यवस्था सुरक्षित माना जाता है, स्थिर माना जाता है और प्रोग्रेसिव माना जाता है। तो सकल घरेलू राजकोष के घाटा में बिहार का जो कितना है 3% है, जबकि भारत का देखे थे कितना था, अगले वर्ष 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। अब राजस्व घाटा देखते हैं तो -0.3%, यानी अधिशेष है, हमारा घाटा ज़्यादा हुआ नहीं है, सरप्लस है। किसमें? तो 2023-24 में। लेकिन हम 2024-25 की बात करेंगे तो राजकोषीय घाटा 3%, राजस्व घाटा -0.1%, ठीक है। और जो प्राथमिक घाटा है वह 0.9% है। ओके, अब नेक्स्ट है कि महंगाई, जैसा कि भारत सरकार का जो महंगाई दर देखे थे कि 4.9% और उसमें 0.8 यानी 5.7% वैश्विक लेवल का मुद्रास्फीति था, जबकि बिहार में देखते हैं यह डेटा आया हुआ है एग्जाम में कि ग्रामीण लेवल पे 7.6% की मुद्रास्फीति रहा था, जबकि शहरी क्षेत्र में 7.1% और कंबाइंड लेवल पे 7.5%, ठीक है। तो महंगाई जो है, चूंकि ग्रामीण लेवल में सोर्स ऑफ इनकम कम होते हैं, वो बहुत ही पैसे कमी के कारण वो खरीद नहीं पाते हैं, तो महंगाई जो है ग्रामीण लेवल पे 7.6%, शहरी में 7.1, ठीक है। और संयुक्त में क्या होगा, तो दोनों को माइनस कर दीजिए तो 6 में 1 गया, 5 हो गया, लगभग 7.5%, ठीक है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है। आगे ये जो डेटा है ना कि GDP में कितना सेक्टर्स का कितना योगदान है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक सेक्टर में 19.9% का योगदान, द्वितीय सेक्टर जो विनिर्माण, बिजली निर्माण, सप्लाई, वाटर सप्लाई क्षेत्र में, तो द्वितीय क्षेत्र में जो GDP में योगदान है 21.5%, जबकि तृतीय क्षेत्र में योगदान है 58.6%, जो कि राष्ट्र के भी परसेंटेज से ज़्यादा है, ठीक है। तो 19.9%, 21.5% और तृतीय क्षेत्र में 58.6% का योगदान रखता है सर्विस सेक्टर, ठीक है। अगर इस सेक्टर्स में भी प्राथमिक क्षेत्र में जो कृषि है, वानिकी है, मत्स्य पालन है, मधुमक्खी पालन है, ठीक है, तो उस क्षेत्र में खनन है, उत्खनन है, अगर उसमें से सर्वाधिक अगर बात कहें तो फसल जो है ना 9.9% का योगदान रखता है। क्यों? क्योंकि बिहार जो है ना एक 75% कृषि पे ही निर्भर करते हैं उसकी इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें फसल 9.9%, अगर द्वितीय क्षेत्र में 21.5% का योगदान है तो उसमें सबसे ज़्यादा निर्माण 11.3%, और तृतीय क्षेत्र में जो है सर्विस सेक्टर्स, उसमें सबसे ज़्यादा जो व्यापार और मरम्मत सेवा में 40.8%, ठीक है। ये डेटा हो गया। लेकिन उसी के रेस्पेक्ट में अगर रोजगार में वृद्धि रोजगार में कौन कितना रोजगार दे रहा है, तो प्राइमरी सेक्टर चूंकि कृषि है तो कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, हालांकि उसका योगदान 19.9% ही है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है 54.2%, उसके बाद सर्विस सेक्टर, उसके बाद विनिर्माण में है 23, उसके बाद तृतीय क्षेत्र में। तो ये अगर ऑर्डर में आएगा सजाने कि रोजगार में कितना कितना योगदान है, तो पहले प्राथमिक, उसके बाद द्वितीय, तब तृतीय। लेकिन अगर GDP में हिस्सा की बात करें तो जस्ट उल्टा होगा, पहले तृतीय, फिर द्वितीय, तब प्राथमिक होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो डेटा है उसमें देखते हैं कि सर्वाधिक जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें पटना फ्लक्चुएट क्यों कर रहा है, तो प्रति व्यक्ति देखिए सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किसका है, तो पटना का है 1,21,396, उसके बाद बेगूसराय है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पटना सबसे ज़्यादा है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय शिवहर का है। और फसल की सघनता ये इंपॉर्टेंट है 1.42 है, यानी हम लगभग एक साल में 1.5 फसल उगा सकते हैं, ठीक है। जबकि सुपौल में सबसे ज़्यादा है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि सुपौल में 1.25 फसल यानी लगभग 2 फसल हम एक साल में उगा सकते हैं। तो फसल सघनता कितना है 1.42 और सुपौल में 1.82 है। फसलों के उत्पादन हेतु राज्य की जमीन का उपयोग कितना होता है 54.6%, ठीक है। बाकी ये सब देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे देखते हैं कि जो श्रम शक्ति सहभागिता रेट है वह 55% है लगभग, ठीक है।
बेरोजगारी दर जैसा कि भारत सरकार ने 3.2% बताया है, जबकि बिहार में बेरोजगारी दर 3% है। ठीक है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक पासपोर्ट निर्गमन में सिवान सबसे ज़्यादा निर्गमित करता है। ओके, आगे जो डेटा है कि उसमें ऊर्जा की प्रति व्यक्ति जो खपत है 363, ठीक है ना, 363 किलोवाट आवर है, और जन्म काल जो जीवन संभावना है 69.5 वर्ष का है। ओके, ये सब जो इम्पोर्टेंट है कि वर्षा का जो सबसे ज़्यादा होता है 1003 मिलीमीटर वर्षापात है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा 88% लगभग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आती है। ओके, तो ये सब जो डेटा था ना, यह डेटा जो भी बताए हैं यह बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड था। अब हम डिस्कस करते हैं कि बिहार का जो बजट है वो कितना हुआ है। ओके, देखिए इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं कि बिहार का बजट कितना है। जैसा कि भारत का बजट बताए कि आर्थिक सर्वेक्षण के बाद होता है, उसी तरह से बिहार का भी बजट आर्थिक सर्वेक्षण के बाद होता है। ठीक है, एक दिन बाद बजट पेश करने की बात की गई है, लेकिन बिहार में 3 मार्च को पेश किया गया था। तो भारत का बजट की बात करते हैं तो 50,62,345 करोड़ रुपए आवंटित मतलब बजट प्राप्ति हुए। तो बिहार के अब रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं कि बिहार का जो बजट है 3 मार्च को, ये इंपॉर्टेंट है कि कब पेश किया गया, तो 3 मार्च 2025 को वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 2025-26 का बजट पेश किया गया। ठीक है, उसमें से जो 2025-26 का है वह जीएसडीपी जो है ना, ये जीएसडीपी ग्रोस जो जीडीपी होते हैं ना, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, और ग्रोस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट हो गया राज्य का। तो 2025-26 का है 10.97 यानी 10,97,264 करोड़। और पिछले साल कितना हमने इसका जीडीपी का अनुमान लगाया गया था 9,76,000। तो इसके रिस्पेक्ट में जो 10.97 करोड़ यानी 10,97,000 जो करोड़ जीएसडीपी का जो अनुमान है वह वृद्धि दर इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे ना, तो लगभग 13.69% का वृद्धि रखा गया था। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि जो कुल व्यय है, तो इतना जीडीपी है 10.97 यानी 10,97,000 करोड़ रुपए। अभी देखते हैं कुल व्यय जो है पिछले वर्ष की तुलना में इतना करने का अनुमान है, जो कि 13.69% अधिक करेगा, क्योंकि ये वृद्धि दर है। ठीक है, 2024-25 से 2025-26 में कुल व्यय में कितना वृद्धि करने का अनुमान है, तो 13.69%, और राजस्व व्यय में 11.66%। तो राजस्व में क्या है, 11 गुना 6 कर दीजिए, 11 6 66। तो इस शॉर्ट ट्रिक याद रखिए कि कुल व्यय में 13.69 और राजस्व व्यय में 11.66%। अब देखते हैं कि जो बजट का व्यय है उसमें पूंजीगत व्यय 22.33% रखने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ये सब तो थोड़ा थोड़ा बस एक ओवरव्यू रखना पड़ेगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट था कि कुल व्यय 13.69, राजस्व व्यय 11.66 और पूंजीगत जो व्यय है वह 22.33% खर्च करने की बात की गई है। ठीक है, ओके। अभी इस डेटा को इतना डेटा रहता है कि इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश करेंगे कि याद हो। अभी देखिए कि इसमें जो ये डेटा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि राजस्व की बचत कितनी हुई, अधिशेष हुआ हमारा ना, तो राजस्व की जो जीएसडीपी का 0.8% जो बचत हुआ, ये इंपॉर्टेंट डेटा है कि जीएसडीपी का कितना प्रतिशत राजस्व का बचत हुआ, तो 0.8%, जो कि 8831.18 करोड़ रुपया है। ठीक है, तो राजस्व का बचत कितना हुआ, 0.8%, 8831 करोड़ रुपए। अब राजकोष के घाटा जो है, तो एफआरबीएम पॉलिसी 2003 के तहत 3% से कम रहने का अनुमान था, और बिहार सरकार ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 2.98% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, तो इसके तहत जो है 32,718 करोड़ रुपए राजकोष के घाटा का अनुमान होगा। अभी देखिए प्राथमिक घाटा 9704 है। उसके बाद देखिए बिहार सरकार शिक्षा
ग्रामीण जो सपोर्ट है, उसके बाद स्वास्थ्य में 3 क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च किए हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में 60,964 करोड़ रुपए के खर्च की बात की गई है, जो कि पूरे जीडीपी का 19.24% है। ये डेटा इम्पोर्टेंट है कि जो बिहार है वो अपने शिक्षा पे कितना प्रतिशत खर्च करेगा, तो 19.24%, जो कि पूरे अमाउंट कितना होगा 60,964 करोड़ रुपए। फ्लक्चुएट क्यों कर रहे हैं। अभी देखिए जो 7 निश्चय 2.0 है, तो 7 निश्चय 2.0 में 69,72 करोड़ रुपए खर्च करने की बात किया गया है। ठीक है, अभी क्या पर है कि जो राजस्व व्यय है जीडीपी का जीएसडीपी का 0.8% यानी 1831 करोड़, राजस्व कोष के घाटा 2.98% रखा है। ठीक है, 32,718 करोड़ रुपए। उसके बाद शिक्षा में सबसे ज़्यादा खर्च किया है, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में, उसके बाद स्वास्थ्य में। तो शिक्षा में कितना किया है, पूरे जीएसडीपी का 19.24% यानी 60,964 करोड़ रुपए। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट। केंद्रीय करों में हिस्सा जो है ना 22.57% की वृद्धि देखने को देखा जाएगा। अभी देखिए कि ये इम्पोर्टेंट है कि 2028 यानी 2023 से 2028 तक जो चतुर्थ कृषि रोडमैप का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किए थे, तो उसमें 17% जो है ना हरित आवरण का लक्ष्य कितना है 17%। अभी कितना है 15.5% से 17% जो बिहार का जो वन और वनावरण है उसको बढ़ाने के लक्ष्य रखा गया है। और भारत का बात करते हैं तो भारत का टोटल कितना है 25.17%। अभी देखते हैं कि बिहार का जो बजट है उसमें रुपया कहाँ से आता है, तो केंद्रीय राज्य का अंश जो है ना 43.68%। ठीक है, राज्य का जो राजस्व है अपना जो वो 18% और लोक ऋण से 17.58%। ठीक है, तो बिहार को रुपये कहाँ से आते हैं ज़्यादा, केंद्रीय करों में राज्य का अंश, उसके बाद राज्य सरकार के कर का राजस्व, उसके पश्चात जो है लोक ऋण से आते हैं। ठीक है, और सबसे कम उसके बाद देखते हैं कि रुपया जाता कहाँ से, कहाँ खर्च करना ज़्यादा। तो जो चूँकि बिहार सरकार बहुत ही नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही पीछे रह रही है, हर एक गोल को पूरा करने में बहुत पिछड़ रही है, जिससे उसने शिक्षा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इस बजट में आवंटन किए हैं। तो उसमें देखते हैं कि रुपया जाता है कि कहाँ पे, तो सबसे रुपया खर्च होने वाली है सामाजिक सेवाएं में। ठीक है, जैसा कि देखें कि जो महिला का वृद्धा पेंशन या विधवा महिला का जो 400 रुपये मिलता था, अब उसको 1100 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह बजट पे भी यानी भारत का राजकोष की जो अमाउंट है उस पर भी निर्भर करेगा, साइड इफेक्ट पड़ेगा। तो सामाजिक सेवाएं में 39% लगभग खर्च करेंगे, सामान्य सेवा में 28% और सामान्य के बाद आर्थिक। तो इसका शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, सामाजिक में सबसे ज़्यादा, उसके बाद सामाजिक के बाद सामान्य, उसके बाद आर्थिक, सामाजिक सामान्य आर्थिक। ठीक है, तो सामाजिक, उसके बाद सामान्य, उसके बाद आर्थिक सेवाएं में 23.58% खर्च करेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कि कुछ उसका जो है ना ओवरव्यू था, कुछ मतलब एक वन लिनियर पॉइंट है, तो उसको डिस्कस करना सही रहेगा क्योंकि वो मे भी आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि इस बजट में जो बिहार का जो बजट है उसमें बेगूसराय में कैंसर अस्पताल खोलने की बात की जाएगी। जैसा कि भारत सरकार ने बोला है कि 3 वर्षों में 200 कैंसर अस्पताल बनाएंगे, तो बिहार में जो है ना कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी, बिहार बजट में बोला गया है। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। ठीक है, पूसा जो समस्तीपुर है उसमें गुड़ यानी चूँकि गन्ना का जो उत्पादन है पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा होती है, तो अगर गुड़ यानी कि जो गन्ना से जो गुड़ बनाए जाते हैं उसके लिए पूसा समस्तीपुर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का मतलब ये है कि जो इंटर डिपार्टमेंट है, जैसे कि उसका मतलब सुधार हो, अनुसंधान हो, उसका प्रोसेसिंग हो, पैकेजिंग हो, ठीक है, सारा का सारा पूसा समस्तीपुर में होगा, जिससे इसके लिए गुड़ प्रोत्साहन निधि 2025 लाया गया है। सुधा के तर्ज पे सभी प्रखंडों में, ये इंपॉर्टेंट है कि सभी जिलों में नहीं, सभी प्रखंड में
और बिहार में कितना प्रखंड है? टोटल 534 प्रखंड है। तो बिहार के सभी प्रखंडों में तरकारी सुधा आउटलेट खोला जाएगा। ठीक है। छोटे हवाई अड्डा जैसे कि भागलपुर, वाल्मीकि नगर, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा, मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। उड़ान योजना क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो अभी देखिए क्या है कि इसमें देख लिए राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, जिसमें सारा जो ट्रेनर रहेगी वो महिला ही रहेगी। राज्य के प्रत्येक पंचायत में गरीब कल्याण विवाह हेतु चरणबद्ध तौर पे गरीब जो कल्याण विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। ठीक है। गया के डोभी में, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए डेटा, गया के डोभी में 1344 करोड़ रुपए की लागत से 1670 एकड़ में औद्योगिक पार्क यानी इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। और यह जो भारत का जो टोटल 8 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं, जिसमें कि अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा यह बनेंगे। तो जब चूंकि बिहार जो है ना एक लैंडलॉक स्टेट है, यानी कोई भी समुद्री सीमा से इसका बॉर्डर टच नहीं करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं निवेश करने से वो भी बचते हैं। बिहार में आर्थिक प्रगति नहीं होने का एक ये भी मूलभूत कारण है, क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, जिसमें अगर यह समुद्री कोस्टल एरिया के नज़दीक होता तो समुद्री मतलब समुद्र के रास्ते इसका जो लॉजिस्टिक सप्लाई है उसकी लागत कम होती, इसलिए निवेशक जो है ना बचते हैं। तो भारत सरकार भी उस पर ध्यान दिया है कि अगर जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बिहार को जोड़ दिया जाए तो क्या है कि कहीं ना कहीं उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई की जो कीमत है वो कम हो जाएंगे और इन्वेस्टर्स यहाँ अपना निवेश कर सकेंगे। उसके बाद क्या है कि जेतिया फतुहा वही पटना में जो कि जहाँ पुनपुन नदी गंगा में मिलती है, तो जेतिया फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद जमुई के सिकंदरा प्रखंड के बहुवार नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र के सुविधा के लिए कुंडा घाट जलाशय योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुंडा घाट जलाशय योजना कहाँ किया जा रहा है? तो जमुई के बहुवार नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट है कि 534 प्रखंड में एक मोबाइल पशु चिकित्सा व्यवस्था शुरू की जाएगी, क्योंकि मवेशी को जो खुरपका रोग है, ठीक है, बहुत सारे जो रोग होते हैं ना उससे मवेशी मर जाते हैं। और पशुपालन यानी कि जो कृषि जो प्राइमरी सेक्टर से उसमें परसेंटेज बढ़ाने हेतु मोबाइल कृषि चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की जाएगी। ओके। उसके बाद है कि राज्य में पोषक अनाजों और अनुसंधान एवं प्रसार के लिए टनकुप्पा यानी गया में, बिंदुपुर वैशाली में, तो टनकुप्पा गया और बिंदुपुर वैशाली में क्या होगा? पान के लिए एक्सेलेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार को वाटर ट्रांसवर्सिलिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि वाटर ट्रांसवर्सिलिटी अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया? तो बिहार को। बिहार देश में मशरूम उत्पादन में प्रोटीन का जो सोर्स है उसमें प्रथम स्थान है और शहद उत्पादन में चौथा स्थान है। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत का स्थान चौथा विदेशी मुद्रा भंडार में भी है और रेलवे के क्षेत्र में भी भारत का स्थान चौथा है, जबकि भारत का स्थान सीमेंट उत्पादन में दूसरा स्थान पर रखता है और कंप्यूटर और जो भी सेवाएं हैं उसमें भी दूसरा स्थान रखते हैं। पटना में चलंत व्यायामशाला जो जिम ऑन व्हील्स की स्थापना की जाएगी, जिसमें प्रशिक्षक महिलाएं होगी। तो कैसे महिला को सशक्तिकरण करने की दिशा में नीतीश कुमार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अग्रसर योजनाओं पर योजनाएं लाते जा रहे हैं, ताकि जो बिहार की जो आर्थिक प्रगति है उसमें यह एक पीक पॉइंट बने। राज्य के प्रवासी श्रमिक हेतु चूंकि बिहार में श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है, तो अगर वो हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता ये सब क्षेत्र में एक परामर्श निबंधन केंद्र की सुविधा की जाए, जिससे कि उसके साथ भेदभाव ना हो दूसरे स्टेट में। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड के चालक, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं का 33% आरक्षण, जैसा कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में महिलाओं का आरक्षण जो है ना 50% कर दिया गया था। ठीक है। लेकिन जो बिहार जो ट्रांसपोर्ट बस है उसमें कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस में भी अब 33% महिलाएं होगी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वित किया जा रहा है, जबकि भारत का सबसे जो मतलब कह सकते हैं कि गंदे शहर हैं वह बेगूसराय का नॉमिनेटेड किया गया है, क्योंकि
बरौनी रिफाइनरी की वजह से वहाँ पे बहुत ही डार्कनेस, एयर क्वालिटी बहुत ही वीक हो गया है। तो 100 करोड़ की लागत से पूरे बिहार में बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा। 190 गांव को अनुकूलित मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है। 56 नगर निकाय को ODF यानी ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित किया जा चुका है। शौचालय सुविधा से जो बाहर शौचालय